बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे टू डायमेंशनल अरेज के बारे में और देखेंगे कि 2D या टू डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं, हम किस तरह से 2D अरेज के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से हम एक 2D अरे में डाटा एंटर कर सकते हैं। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एक 2D अरे होती क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियसली अरे के बारे में बात कर चुके हैं और हम ये जानते हैं कि अरे एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम एक सेट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल सेट ऑफ डाटास को डिफाइन करना चाहें, मल्टीपल सेट ऑफ डाटा को स्टोर करना चाहें, तो उसके लिए आप टू डायमेंशनल अरे का इस्तेमाल करते हैं। 2D अरे को बाज औकात मैट्रिक्स या टेबल्स भी कहा जाता है और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि 2D अरे में रोज और कॉलम्स मौजूद होते हैं और इसी वजह से इसे मैट्रिक्स या टेबल्स भी कहा जाता है। अब 2D अरे में किसी भी एलिमेंट को रेफर करने के लिए हमें दो इंडेक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रोज भी मौजूद हैं, हमारे पास कॉलम्स भी मौजूद हैं। तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो या किसी भी एलिमेंट में हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी हो, तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी रो में और कौन से कॉलम में जाके ये वैल्यू स्टोर की जाएगी या वहां से वैल्यू फेच की जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि हमें दो इंडेक्सेस का इस्तेमाल करना होगा, तो उसमें से एक इंडेक्स ये बताएगी कि कौन सी रो में जाना है और दूसरी इंडेक्स इस बात का इशारा करेगी कि उस रो में जाके किस कॉलम में से हमें एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम एक टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटेक्स है वो बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले डाटा टाइप मेंशन करते हैं कि किस डाटा टाइप के साथ आप एक 2D अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं। उसके बाद आप आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी अरे का नाम डिसाइड करते हैं और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रोज मेंशन करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के अंदर ही कॉलम्स को मेंशन करते हैं। यानी दो मर्तबा आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर्स का इस्तेमाल करेंगे और पहले पेयर में आप रोज को मेंशन करेंगे और दूसरे पेयर्स के दरमियान आप कॉलम्स को मेंशन करेंगे और आखिर में सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इंटीजर डाटा टाइप की एक अरे डिक्लेयर की है, क्योंकि हमने इंट का इस्तेमाल किया और हमारी अरे का नाम है अर। और आप देख रहे हैं कि पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान हमने 4 मेंशन किया है, तो ये बेसिकली नंबर ऑफ रोज को जाहिर कर रहा है। और उसके बाद हमने दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर के दरमियान 3 का डिजिट यूज किया है, जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स को जाहिर कर रहा है, और आखिर में सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया है। तो ऐसा करने से एक्चुअली हमारे पास जो 2D अरे डिक्लेयर होगी, उसके स्ट्रक्चर को आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास 4 रोज और 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल एक 2D अरे अब दस्तयाब होगी, जिसमें रोज की इंडेक्स पोजीशन भी 0 से स्टार्ट हो रही है और कॉलम्स की इंडेक्स पोजीशन भी 0 से स्टार्ट हो रही है। और हर एक डायमेंशन के लिए, यानी रोज के लिए और कॉलम्स के लिए, हमें एक सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स का इस्तेमाल करना है और हर एक इंडेक्स के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। अब इस मिसाल में चूंकि हमने 4 का डिजिट इस्तेमाल किया पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान, इसलिए जो फर्स्ट हमारी इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट है ये बता रही है कि हमारी अरे में 4 रोज होंगी और हमारी रोज की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी और आखिरी इंडेक्स पोजीशन 3 होगी हमारे पास, चूंकि टोटल 4 रोज हमारे पास दस्तयाब होंगी, तो 0 से लेकर 3 तक हमारे पास रोज होंगी। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड इंडेक्स, जहां पे हमने 3 की वैल्यू का इस्तेमाल किया है, ये बेसिकली कॉलम्स को मेंशन कर रही है और ये बता रही है कि हर एक रो में बेसिकली 3 कॉलम्स होंगे और हमारे इस इंडेक्स का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 होगा, यानी फर्स्ट कॉलम जो है वो 0 से हम एक्सेस कर सकते हैं और जो लास्ट कॉलम है वो 2 की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहें कि किसी टू डायमेंशनल अरे में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली आप नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। चूंकि यहाँ हमारे पास 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास 12 एलिमेंट्स मौजूद होंगे इस टू डायमेंशनल अरे में। और आइए अब देखते हैं कि एक 2D अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी भी 2D अरे में जब किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहें, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी उस अरे के नाम की और साथ ही आपको दो इंडेक्स वैल्यूज़ का भी इल्म होना चाहिए जो कि आप एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कौन सी रो में से
कौन से कॉलम की वैल्यू को आप पिक करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको टू इंडेक्सेस वैल्यूज और अरे के नाम की जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी एक अरे जिसका नाम अर है उसमें जीरो इंडेक्स पोजीशन रो की यानी फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे। आप लिखेंगे अर यानी अपनी अरे का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान आप जीरो टाइप करेंगे। जीरो का मतलब क्या है, रो, क्योंकि पहली जो इंडेक्स पोजीशन आप मेंशन करेंगे वो रो के लिए होगी और जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन होगी वो कॉलम के लिए होगी। तो आप सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान 1 टाइप करेंगे और फिर इज इक्वल टू 100 टाइप करने के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या, अब इस स्टेटमेंट की वजह से आप 100 की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं अपनी अर नामी अरे के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के अंदर। यहाँ पर जो जीरो इंडेक्स पोजीशन है वो हमारी फर्स्ट रो को जाहिर कर रही है, यानी रो के लिए ये इंडेक्स पोजीशन इस्तेमाल की जाएगी और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स पोजीशन 1 है इस स्टेटमेंट के अंदर वो जाहिर कर रही है कॉलम को। तो इंडेक्स पोजीशन 1 का मतलब है सेकंड कॉलम। इसी तरह की स्टेटमेंट्स के अंदर आप वेरिएबल की मदद से भी इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप 0 और 1 की वैल्यू को डायरेक्टली टाइप ना करना चाहें तो किस तरह से आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर रो के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आर और उसमें स्टोर कर देते हैं 0 की वैल्यू। इसी तरह से कॉलम के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं सी और उसमें हम स्टोर कर देते हैं 1। और इसी स्टेटमेंट को हम किस तरह से इन वेरिएबल्स की मदद से यूज कर सकते हैं, हम सिंपली टाइप करेंगे अर और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान इन वेरिएबल्स के नेम का इस्तेमाल करने के बाद हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी अर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आर, यानी आर वेरिएबल में मौजूद वैल्यू जो कि 0 है वो अब यहाँ पर इस्तेमाल होगी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान सी जो कि हमारे सेकंड वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 1 का इस्तेमाल करेगी। तो एक्चुअली इसका जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा पहले ही स्टेटमेंट की तरह। ये हमारी अर नामी अरे के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में 100 की वैल्यू को स्टोर कर देगी स्टेटमेंट। और आइए अब देखते हैं कि किस तरह आप 2D अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वही तरीकाकार इख्तियार करना है जो कि एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने इख्तियार किया था। यानी आप एक 2D अरे में डाटा स्टोर करने के लिए उस 2D अरे के नाम के साथ इस्तेमाल करेंगे रो की इंडेक्स पोजीशन और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन और उसके बाद जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहें वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो स्टेटमेंट्स अभी यहाँ पे आपको दिखाएंगे उनकी मदद से हम एक 2D अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स में मुख्तलिफ वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और 0 0 इज इक्वल टू 10, इस स्टेटमेंट की मदद से एक्चुअली हम अपनी अर नामी अरे के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में 10 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रो की इंडेक्स पोजीशन भी 0 है और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन भी 0 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 10 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें हम अर 0 1 इज इक्वल टू 20 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपनी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में 20 की वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं। तो जो 0 इंडेक्स पोजीशन है वो जाहिर कर रही है रो को और इंडेक्स पोजीशन 1 जाहिर कर रही है कॉलम को। तो 1 इंडेक्स पोजीशन का मतलब है सेकंड कॉलम और 0 इंडेक्स पोजीशन का मतलब है फर्स्ट रो। तो हमारी 20 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम और 0 2 इज इक्वल टू 30 का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में 30 की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। और अगर हम अर 1 0 इज इक्वल टू 40 लिखें इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी अर नामी अरे के सेकंड रो में, चूंकि अब यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन 1 का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन को जाहिर कर रहा है और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन क्या है 0, तो हम सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के अंदर 40 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम 1 1 इज इक्वल टू 50 का इस्तेमाल करें इसका मतलब ये होगा कि सेकंड रो के सेकंड कॉलम के अंदर 50 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम अपने सेकंड रो के थर्ड कॉलम में अगर 60 की वैल्यू स्टोर करना चाहें तो इस तरह से हम अर नामी अरे के साथ 1 और 2 इंडेक्स पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए इज इक्वल टू के साइन के बाद 60 की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। टू डायमेंशनल अरेज के अंदर अमूमन डाटा स्टोर करने के लिए नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ टू डायमेंशनल अरे के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब एक नेस्टेड लूप में जो आउटर लूप है वो नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है रोज को रेफर करने के लिए और जो इनर लूप है वो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है कॉलम्स को रेफर करने के लिए। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने डेव सी प्लस प्लस में पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। इससे पहले कि हम इसके कोड को समझें, हम इस प्रोग्राम के मकसद को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्चुअली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम एक 2 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करेंगे जिसकी 2 रोज और 4 कॉलम्स होंगे, और फिर हम नेस्टेड लूप की मदद से इस 2 डायमेंशनल अरे के हर एक एलिमेंट में पहले वैल्यूज को स्टोर करेंगे और फिर उन वैल्यूज को हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम एक्चुअली लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने इंटीजर डाटा टाइप की एक अरे डिक्लेयर की है जिसका नाम अर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान 2 और 4 की वैल्यूज यूज की हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान यूज कर रहे हैं वो रोज के लिए है, और जो सेकंड वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो कॉलम्स के लिए है। तो 2 रोज और 4 कॉलम की एक अरे यहाँ पर हम डिक्लेयर करें, और साथ ही हम 2 वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करें, आई और जे, जो कि डेफिनेटली इंटीजर डाटा टाइप के ही वेरिएबल्स हैं। लाइन नंबर 6 पे देखिए हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया, और सबसे पहले हम यूजर से इनपुट के तौर पे वैल्यूज लेंगे नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप में लिखा i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये बताना चलूँ कि i और j जो 2 वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, एक्चुअली इन्हें हम नेस्टेड लूप में ही इस्तेमाल करने वाले हैं। i को हम इस्तेमाल करेंगे रोज के लिए और j को हम इस्तेमाल करेंगे कॉलम्स के लिए। तो मैंने कहा i इज इक्वल टू 0, यानी i को इनिशियलाइज किया 0 के साथ। कंडीशन ये इम्पोज की कि i की वैल्यू जब तक 2 से छोटी रहती है तब तक हमारी ये लूप चलनी चाहिए। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि i इनिशियलाइज हुआ है 0 से, तो सबसे पहले 0 होगी और उसके बाद 1 होगी, और जो ही 2 होगी वैल्यू तो हमारी ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। तो 2 रोज को हम इस तरह से अटेन कर रहे हैं, और हर मर्तबा जब लूप बॉडी चलेगी यानी आउटर लूप चलेगी तो i वेरिएबल की वैल्यू में 1 डिजिट का इजाफा होगा। और देखिए हमने फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप इस्तेमाल की है, ये बेसिकली हमारी इनर लूप है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं j इज इक्वल टू 0, j जो कि हम इस्तेमाल करेंगे कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी 0। हम कह रहे हैं j इज लेस देन 4। जब तक j की वैल्यू 4 से छोटी रहती है तब तक ये इनर लूप चलनी चाहिए। अब 4 से छोटी रहती है ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 कॉलम्स हैं, और जो 0 इंडेक्स पोजीशन है वहां से वैल्यू स्टार्ट होंगे, तो 0 1 2 3। तो जब हमारे j वेरिएबल की वैल्यू 3 होगी, एक्चुअली उस वक्त हमारा 4th कॉलम एक्सेस हो चुका होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि जब इनर लूप एक मरतबा इटरेट हो तो हमारे j वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा होना चाहिए। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली हमारी इनर लूप के लिए हैं। और इनर लूप की बॉडी में हम देखिए लिख रहे हैं सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज हर मर्तबा स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, एंटर एन इंटीजर। और फिर हम सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से अपनी अरे की i इंडेक्स पोजीशन के साथ जो j इंडेक्स पोजीशन है, यानी जो हमारी रो और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन है, वो यहाँ पे हम वेरिएबल्स के तौर पे यूज कर रहे हैं, जो कि हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं और इन्हें हम अपनी लूप्स के अंदर इनिशियलाइज भी कर चुके हैं। अब इससे होगा क्या, फर्स्ट टाइम जब हमारी आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन होगी और इनर लूप की भी फर्स्ट इटरेशन होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि i की वैल्यू भी 0 होगी, j की वैल्यू भी 0 होगी। तो होगा क्या कि जो यूजर वैल्यू इनपुट के तौर पे फराहम करेगा इस प्रॉम्प्ट के बाद, वो हमारी रो की 0 इंडेक्स पोजीशन और कॉलम के 0 इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर हो जाएगी, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ऐसा होने के बाद हमारे j वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जब हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं तो हर एक आउटर लूप के साथ इनर लूप की तमाम इटरेशंस कंप्लीट होती हैं। तो j वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1। तो यही स्टेटमेंट जब दोबारा से काम करेंगी तो अब की बार i की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन j की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बिल्कुल इसी तरह से जब दोबारा से इनर लूप इटरेट कर जाएगी तो j की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2, और तीसरी मर्तबा जब हमारी लूप बॉडी इटरेट करेगी इनर लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, तो हम यहाँ पर एक्चुअली i से मुराद ले रहे हैं 0 और j से मुराद ले रहे हैं 2। और इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी जाए। तो इसी तरह से हमारी ये जो इनर लूप की जब इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, j की वैल्यू बढ़कर 4 हो जाएगी, तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ऐसा होने पर हमारी जो i वेरिएबल है उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा और दोबारा से लूप स्टार्ट होगी, और इसी तरह से इन्हीं स्टेटमेंट्स को दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अब की बार i में जो वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी वो 0 की जगह 1 होगी, यानी कि हमारी सेकंड रो। तो इस तरह से तमाम वैल्यूज स्टोर कर दी जाएंगी हमारी इस 2 डायमेंशनल अरे में, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम्स और 2 रोज हैं।
और इतना ही नहीं, हमने इन वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवाना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी नेस्टेड लूप जो कि हमने वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की थी वो खत्म हो रही है, और लाइन नंबर 12 से हम दोबारा से फॉर लूप का इस्तेमाल करें और दोबारा से नेस्टेड फॉर लूप का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यूज जो कि हमारी इस 2 डायमेंशनल अरेज में मौजूद हैं वो एक खास तरीके से प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए हम दोबारा से आई को इनिशलाइज कर रहे हैं 0 से, वही कंडीशन है आई इज लेस देन 2, आई प्लस प्लस, सेम वही कोड है, लेकिन सिर्फ हमारी जो इनर लूप की बॉडी में मौजूद स्टेटमेंट्स हैं वो अब की बार वैल्यूज इनपुट के तौर पे लेने के बजाय स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगी। तो यहाँ पे ये हमारी इनर लूप है जिसमें हम जे को इनिशलाइज कर रहे हैं 0 से, वही कंडीशन के जे जब तक छोटा रहता है 4 से, और जे प्लस प्लस यानी हर मरतबा इनर लूप की बॉडी इटरेट होने पर वेरिएबल जे में 1 का इजाफा होगा। और यहाँ पर देखिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से अपनी इस अरे की आई इंडेक्स पोजीशन के साथ जे इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट करवा रहे हैं, और साथ ही हम बैकस्लैश टी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसा करने से होगा क्या कि जब हमारी फर्स्ट इटरेशन होगी इस आउटर लूप की, तो आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू भी 0 है, तो सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक्चुअली हम 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो रो है और 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो कॉलम है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसमें जो वैल्यू मौजूद होगी वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद बैकस्लैश टी का चूंकि हमने इस्तेमाल किया, तो बैकस्लैश टी की वजह से हमारे पास एक टैब स्पेस इस्तेमाल होगा हर एक डिजिट स्क्रीन पर प्रिंट होने के बाद। तो फर्स्ट इनर इटरेशन के बाद हमारे वेरिएबल जे की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी, और अब की बार जब हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आई में तो 0 की वैल्यू मौजूद है यानी फर्स्ट रो, लेकिन जे में वैल्यू 1 हो चुकी है, तो सेकंड कॉलम की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी और फिर उसके बाद टैब का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से हमारी जब ये इनर लूप की तमाम इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एंड एल का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, यानी जब हमारी इनर लूप की तमाम इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, यानी हमारे पहली रो के चारों कॉलम्स में मौजूद जो वैल्यू स्क्रीन पर जब प्रिंट हो चुकी होंगी, उस वक्त हमारी आउटर लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले ये बात ध्यान में रहे कि ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये एसोसिएटेड है इस आउटर लूप के साथ ही, यानी आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन के साथ ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और ये इनर लूप कंप्लीट होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी एक न्यू लाइन प्रोड्यूस होगी, और उसके बाद आउटर लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो चुकी होगी, और दोबारा से ये तमाम कोड एग्जीक्यूट होगा, और इस तरह से 2 रोज के अंदर हमारे पास ये तमाम की तमाम वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैसेज आ रहा है एंटर एन इंटीजर, तो मैं 1 की वैल्यू एंटर करता हूँ। ये हमारी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में स्टोर हो जाएगी वैल्यू, और फिर मैं 2 की वैल्यू एंटर करता हूँ, ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में, और ये वैल्यू फर्स्ट रो के फोर्थ कॉलम में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद मैं 5 की वैल्यू एंटर करता हूँ जो कि सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, और ये वाली वैल्यू जो है वो सेकंड रो के सेकंड कॉलम में। इसी तरह से ये वैल्यू सेकंड रो के थर्ड कॉलम में, और ये वैल्यू सेकंड रो के फोर्थ कॉलम में स्टोर हो जाएगी। और जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अब इनपुट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और स्क्रीन पर हमें आउटपुट नजर आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमें आउटपुट के तौर पर नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके 2 डायमेंशनल अरेज में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें एक्सेस कर सकते हैं।